नमस्कार स्टूडेंट्स। हम पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल बिहार सरकार के मुंगेरी लाल आयोग को पढ़ा, कर्नाटक सरकार के LG हवानूर की अवधारणा को पढ़ा, केरल सरकार की PD नेटूर की अध्यक्षता में जो आयोग स्थापित किया गया उसको हमने समझा। आज हम काका कालेकर आयोग की बात करेंगे। देश में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को ज्ञात करने एवं उनकी एक सूची तैयार करने की दृष्टि से 29 जनवरी सन 1953 को राष्ट्रपति ने काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जो काका कालेकर आयोग के नाम से जाना जाता है। यह पिछड़े वर्गों से संबंधित अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आयोग था। इस आयोग को कुछ निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। फर्स्ट है, आयोग वे कसौटियां निर्धारित करें जिनके आधार पर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को ज्ञात किया जा सके। सेकेंड, पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करें। थर्ड, पिछड़े वर्गों की विभिन्न अवस्थाओं एवं कठिनाइयों को ज्ञात करें। फोर्थ, पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने एवं उनके कल्याण हेतु राज्य सरकारें क्या कदम उठाएं। फिफ्थ, पिछड़े वर्गों की क्या सहायता की जाए। लगभग 2 वर्ष बाद आयोग ने केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 2.399 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में बताया गया, जिसमें देश की लगभग 70% जनसंख्या आ जाती है। आयोग ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु अनेक सुझाव भी दिए। आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण की निम्नलिखित कसौटियां सुझाई। पहला है, जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक स्थिति। दूसरा, शैक्षणिक प्रगति का अभाव। तीसरा, राजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। चौथा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने में जाति के प्रमुख आधार माना है। पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से सुविधाएं देने की बात की गई है। आयोग ने सुझाव दिया कि प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25%, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33.5% तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 40% स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएं। मेडिकल, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इनके लिए 70% स्थान आरक्षित किए जाएं। आयोग ने पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक अलग मंत्रालय बनाने का भी सुझाव दिया। आयोग ने पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति को ही इकाई माना, व्यक्ति या परिवार को नहीं। जाति को उच्च या निम्न, श्रेष्ठ या कमजोर मानकर उसे अगाड़ी या पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया गया। आयोग ने यह प्रयत्न नहीं किया कि किस जाति में कितने व्यक्ति उच्च स्थिति में हैं और कितने कमजोर या निम्न स्थिति में। जाति को आधा मानने के पीछे आयोग का यह मत था कि हमारा देश जाति प्रधान है, अतः जातीय भेदभाव एवं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जाति को इकाई मानकर ही उसकी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। आयोग का यह मत भी था कि पिछड़े वर्ग के 2 सदस्य एक मान्य स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर लें और आर्थिक प्रगति कर लें तो पिछड़े वर्गों की सूची से हटा दिया जाए। आयोग ने पिछड़ेपन की कसौटी में निर्धनता, मकान, व्यवसाय को भी महत्वपूर्ण कारक माना और पिछड़ेपन के मूल्यांकन के लिए व्यक्ति या परिवार को इकाई मानने की भी बात कही। इसका कारण यह है कि एक तो जाति का आधार पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, दूसरा यह आधार प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है, साथ ही इससे जाति और वर्ग भेद को भी प्रोत्साहन मिलता है। आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय केंद्र सरकार ने जाति को आधार मानने की बात अस्वीकार कर दी और राज्य सरकारों को कहा कि वे अपने यहाँ पिछड़े वर्गों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण कराएं तथा उन्हें समुचित सुविधाएं भी दें। सन 1961 में केंद्र सरकार ने यह तय किया कि वे पिछड़े वर्गों की सूची तैयार नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी कहा कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करें, न कि जाति के आधार पर। इस निर्देश को मानते हुए कई राज्यों ने आय एवं व्यवसाय के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार की।
अब हम देखेंगे मंडल आयोग। मंडल आयोग जो कि सन 1977 के लोकसभा के चुनावों में जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक स्थानों के आरक्षण की बात कही थी। जब वह केंद्र में सत्ता में आई तो इसी संदर्भ में उसने वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग गठित किया जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग को कुछ कार्य सौंपे गए जो निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियां तय करना। दूसरा, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए जाएं, इस बारे में सुझाव देना। तीसरा, केंद्र व जिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है वहां आरक्षण की सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाना। नेक्स्ट है अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं सिफारिशें करना। 30 अप्रैल 1982 की आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। आयोग ने 3773 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया जिनकी जनसंख्या देश की आबादी की 52% है। यद्यपि आयोग ने इसी अनुपात में 52% में स्थान आरक्षित करने की बात कही, किंतु संविधान की धारा 15 आर्टिकल 4 और 16 आर्टिकल 4 के अनुसार 50% से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जा सकते और 22.5% स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही आरक्षित है। अतः संविधान के प्रावधानों के कारण पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% स्थानीय आरक्षित करने की सिफारिश की गई। आयोग ने सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि आरक्षण के कोटे को 3 वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ा दिया जाए, उसके बाद ही स्थान न भरने पर आरक्षण कोटे से हटाया जाए। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लोगों को भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भांति आयु सीमा में भी छूट देने और उनकी भी एक सूची बनाने की सिफारिश की। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, बैंकों, सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी लागू करने की बात कही और यह भी कहा कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु उसी प्रकार वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिस तरह वह अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए देती है। आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करके इस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास बनाने की सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से इसे कार्यान्वित करने की मांग की जाती रही। 9वीं लोकसभा के चुनाव नवंबर 1989 में हुए। उस समय जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया। चुनाव के बाद केंद्र में विभिन्न दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन किया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को संसद में पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की दुहाई देते हुए 27% आरक्षण की घोषणा की और इस आशय की सरकारी अधिसूचना जारी कर दी। इस घोषणा की प्रतिक्रिया देश के विभिन्न भागों में हुई। स्कूल व कॉलेजों में हड़ताल रही तथा देश भर में 1 महीने की अवधि में 160 छात्रों ने इसके विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई स्थानों पर मंडल आयोग विरोधी मंच, मंडल विरोधी संघर्ष वाहिनी तथा समता मंच के नाम से इसका विरोध करने के लिए संगठन बनाए गए। कई स्थानों पर आयोग के समर्थकों एवं विरोधियों में संघर्ष पैदा हुए। अक्टूबर 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ी जातियों के लिए किए गए 27% आरक्षण को उचित ठहराया। साथ ही यह भी कहा कि इन जातियों के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 से, उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 1993 से 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दी। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए 14% आरक्षण किया गया है। राजस्थान सरकार ने 1994 से ही आरक्षण की व्यवस्था
व्यवस्था लागू कर दी है। 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नाम शामिल करने या हटाने इस संदर्भ में शिकायतें सुनने का कार्य करता है। 13 अक्टूबर 1994 से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में अन्य पात्रता होने पर ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मानदंडों में भी छूट दी गई। इन्हें सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के साथ अवसर प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए। इस आयोग की कुछ आलोचनाएं भी की गई, जैसे इसे लागू करने की घोषणा वीपी सिंह की राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य देवीलाल, जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें वीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया था। वे पक्ष में बनने वाली राजनीतिक हवा का रुख अपने पक्ष में करना था। यह एक राजनीतिक बाजीगरी थी। सेकंड था कि इसमें वर्ग और जाति को एक ही माना गया है, जबकि ये दोनों भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। तीसरा है, इसमें सम्मिलित जातियों का आधार 1931 के जनगणना रिपोर्ट है, जबकि उसके बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है और यह सूची अपूर्ण है, पूरी नहीं है। इसमें क्रीमी लेयर का उल्लेख किया गया है, किंतु उसके आधार को नहीं बताया गया है। आरक्षण चाहे किसी प्रकार का भी हो, योग्यता का तिरस्कार करता है, दम घोटता है, प्रतिभा पलायन को बढ़ावा देता है और योग्य व्यक्तियों में निराशा, कुंठा और विद्रोह की भावना को पैदा करता है। ये सब इसमें इसकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम पिछड़े वर्गों में और जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों की बात करेंगे। हम विधवा मजदूरों की बात करेंगे पिछड़े वर्ग में। धन्यवाद।